दोस्तों नमस्कार। इस राजनीति का पाठ गुजरात की सियासत की किताब में नहीं लिखा हुआ है। जो राजनीति आज आपके सामने उभर कर आएगी, उस राजनीति के पायदान पर दिल्ली के सियासतदान भी चल नहीं पाते हैं, या फिर अगर कुछ जानते समझते हैं तो फिर उस पर अमल ला नहीं पाते हैं। इस राजनीति के दायरे में कॉरपोरेट की पूंजी नहीं आती है। इस राजनीति के अक्स तले इस देश के भीतर जो भी गठजोड़ राजनीतिक दलों के बीच होते हैं, उनसे हटकर यह बिल्कुल एक नई राजनीति है, जिसमें वोटर उस राजनीतिक हकीकत को सूंघ लेता है जिसे छुपाने की कोशिश आपसी गठजोड़ या तालमेल या फिर आपसी शहमात के खेल के आसरे राजनेता खेलते तो हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते हैं कि जनता उसके आगे की परिस्थितियों को जानती और समझती है, और यह बात बिहार में ही संभव है। पहले चरण के दौर में जो वोटिंग हुई, उसने ना सिर्फ आजादी के बाद के तमाम चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ डाला, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, लेकिन हर कोई उस टूटे हुए अक्स तले अपनी राजनीति को जोड़ना चाहता है, जिस राजनीतिक अक्स में बिहार के वोटर ने कुछ अलग ही मन बना लिया है। आपके लिए यह उलझन भरी बात हो सकती है, या फिर कहें इस देश के राजनीतिक पंडितों के सामने तीन ही फैक्ट्स आ सकते हैं। पहला फैक्ट तो यही है कि नीतीश कुमार मजबूत होकर लौट जाएं, यानी सत्ता में उनकी वापसी नहीं बल्कि बरकरार रखने की आदत जो बीते 20 बरस से है, वो इस बार कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आकर खड़े हो जाए। दूसरी परिस्थिति है कि वाकई बिहार कोई विकल्प खोज रहा था और प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आ जाएंगे। और तीसरा बड़ा सवाल है कि जो लालू यादव की विरासत को संभाले हुए तेजस्वी यादव हैं, उनका सत्ता में आना या चुनाव हार जाना, दोनों परिस्थितियां उनके राजनीतिक कैरियर का यह सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। और इसके बाद दो अलग रास्ते दो राष्ट्रीय दलों के आश्रय निकलते हैं, जिसमें कांग्रेस खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रही है कि दरअसल बिहार के वोट भी चोरी किए जा चुके हैं, और जो चुनाव परिणाम जिस भी तर्ज पर आएंगे, वो दरअसल चुनाव आयोग के परिणाम होंगे, जिसके पीछे मोदी और शाह की जोड़ी खड़ी होगी। यानी बिहार के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस का रास्ता सीधे तौर पर कटघरे में मोदी शाह को खड़ा कर रहा है, और उनके तमगे के तौर पर चुनाव आयोग को उनके हवाले कर चुका है। अब यहां पर आखिरी सवाल बीजेपी से जुड़ा है। जो बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर जो विपक्ष या राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही हो जाएगा, और अगर चुनाव हार जाती है तो एक झटके में बीजेपी के भीतर राजनीतिक भूकंप आ जाएगा, जिसका असर दिल्ली तक सुनाई देगा। लेकिन यह सारी बातें बहुत सामान्य सी है, यह तो राजनीतिक पंडित चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, वो यही है कि दरअसल चुनाव में अब जनता का जनादेश जब 14 तारीख को सामने आएगा, तो उसके बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। एक ऐसे राजनीतिक समीकरण की दिशा में बिहार फिर से जाने वाला है, जिस राजनीतिक समीकरण की तुलना या कल्पना कभी भी बीजेपी ने की नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी उस संकट का सामना तो कर सकती है जहां पर उसे चुनावी हार या जीत मिले तो उस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उसका सीधा असर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दिल्ली में पड़ने लग जाए और बहुमत का संकट गहराने लग जाए, यह सोच तो दिल्ली में बैठे सत्ताधारियों ने भी सोची नहीं होगी। शायद इसीलिए आज बिहार के बाहर से दो नेताओं की बात आप शुरू में सुन लीजिए। पहली बात अखिलेश यादव की, दूसरी बात अमित शाह की। चुनाव आधी सीट पे हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है। बताओ, बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है?
याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। और इस बार नौजवान, नई उम्र के, नई सोच के, बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एक ने कहा आरजेडी की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। दूसरे ने कहा आरजेडी का सुपड़ा साफ हो रहा है और लालू की विरासत को पूरे तरीके से जड़ मूल से बिहार के वोटर इस बार खत्म कर देंगे, जो पहले चरण में जिस तर्ज पर वोटिंग हुई। दोनों दो अलग धाराओं के नेता हैं। दोनों ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, वो नीतीश कुमार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार बहुत साइलेंट तरीके से जिन बातों को अपने 3.5 मिनट के बिहार के वोटरों के नाम संदेश में ये कह गए कि उन्होंने कितना काम बिहार के लिए किया है, और उसमें एक बार भी जिक्र उन्होंने मोदी शाह का नहीं लिया, बीजेपी का नहीं लिया, और बताया कि एक परिवर्तन वो कैसे बिहार के भीतर लेकर आए। दरअसल असल कहानी यहीं से शुरू होती है, जो हर राजनीतिक दल पर असर डालने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार जिन सीटों पर लड़ रहे थे और जिन सीटों पर लड़ते वक्त वो आरजेडी से नहीं टकरा रहे थे, वहां पर क्या आरजेडी के वोट नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहे थे? और जहां पर नीतीश कुमार नहीं थे और जहां आरजेडी के सामने बीजेपी थी, वहां पर क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में जा रहे थे? और यह बिहार के वोटर अंदरूनी तौर पर एक सच को जानते चले गए कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार को ही हाशिए पर बीजेपी ने ढकेल दिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में यह भी हकीकत बनकर उभरी कि तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को तो संभाल रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों के आसरे अपनी राजनीतिक जमीन को बनाना चाहते हैं, वो राजनीतिक जमीन लालू यादव की राजनीति के साथ नहीं टिकी है, यानी उस लकीर पर वो नहीं चल रहे हैं, उन्होंने लकीर बदल ली है। ये दो परिस्थितियां जो चाचा भतीजे के रूप में राजनीतिक तौर पर जब इंडिया गठबंधन बनाने की भी सोच पैदा हुई थी, उस वक्त भी ये दोनों घूम रहे थे। और सबसे पहले कलकत्ता गए थे, कोलकाता में जाकर उन्होंने मुलाकात ममता बनर्जी से की थी, और ममता बनर्जी ने पहली सहमति यह कहकर दी थी कि दरअसल बिहार तो आंदोलन की जननी रही है। जयप्रकाश नारायण को उन्होंने याद किया, और जिस जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन फूंका था, उस जेपी की जमीन पर दोबारा आकर ममता बनर्जी कैसे इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएगी और नीतीश कुमार आगे बढ़ जाएं, इस सोच को उन्होंने उस वक्त मान्यता दी थी। बाद के जो प्रकरण होते चले गए, थोड़ी देर के लिए उस चैप्टर को बंद कीजिए और इस नए चैप्टर में आकर खड़े हो जाइए, क्योंकि बिहार के भीतर दो ही तबका वोटरों के तौर पर खुलकर सामने आया है। एक कह रहा है कि दरअसल यह जीत तेजस्वी की जीत है, दूसरा कह रहा है यह नीतीश कुमार की जीत है, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल कर आए हैं, यह मैसेज है बदलाव का, और बदलाव के मैसेज का मतलब यह कतई नहीं होता है कि मुखिया बदल दिया जाए, बल्कि विचारधारा और गठबंधन भी बदलने की सोच हावी होती है। एक क्षण के लिए आप पुराने चैप्टर को टटोलिए और बिहार के भीतर जब जब बड़ी तादाद में वोटिंग होती है, तब तब परिवर्तन होता है। एकमात्र लालू यादव की सत्ता थी, जिस दौर में उनकी सत्ता गई, उस दौर में वोटिंग परसेंटेज सबसे कम हो गया था, 45% पर आ गया था।
तो 1967 गैर कांग्रेसवाद की जो सरकार थी उसमें 7% वोटिंग बढ़ी थी 1967 में, और जन क्रांति दल और शोषित दल दोनों ने कांग्रेस को पराजित किया था। उस वक्त लोहिया गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ जिस राजनीति को साध रहे थे उसकी सफलता मिली थी। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद मंडल के दौर में आइएगा तो कांग्रेस अपने बूते सत्ता में लौटी थी 1980 में इमरजेंसी के बाद। उसके बाद आता है मंडल का दौर। इमरजेंसी के बाद लगभग 6.8% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस अपने बूते सत्ता में लौटी। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हो गए। फिर 1990 में जब मंडल की हवा बही और कमंडल पीछे खड़ा था तो लगभग 5.8% वोटिंग ज्यादा हुई थी और उस वक्त जनता दल की सरकार यानी लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस बाहर हो गई। उसके बाद बड़ा परिवर्तन 2005 में लालू यादव को हराकर नीतीश कुमार जो आए, वो दरअसल पहली बार 16% वोटिंग कम हो गई थी और नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आ गए, लालू यादव बाहर हो गए और उसके बाद 2010 में लगभग परसेंट ऑफ वोटिंग 12% तक बढ़ गया, क्योंकि 2005 में अगर ये 45-46% के बीच में था तो 2010 में ये लगभग 57.53% था, यानी लगभग 12% ज्यादा। और इसमें नीतीश कुमार सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। 27 सीटों का मुनाफा हुआ, 115 सीट उनको अपनी पार्टी के मिले और आरजेडी में लगभग 32 सीटें कम हो गई और वो 22 सीट पर आकर टिक गई। और आज जब जनता दल यूनाइटेड के नेता से पूछिए तो उन्हें याद 2010 ही आता है, जैसे संजय झा हैं। या फिर इस दौर में चिराग पासवान भी, उस दौर में तो राजनीति में रहे नहीं, बालपन में होंगे, लेकिन वह भी 2010 को जोड़ रहे हैं। इस बार के बिहार में एक बड़े व्यापक वोट बैंक के उभर कर सामने आने के साथ जिसने तमाम पुराने रिकॉर्ड वोटिंग के तोड़ डाले। इन दो परिस्थितियों के बीच एक तीसरी परिस्थिति प्रशांत किशोर की है, जो कह रहे हैं जी नहीं। यह दरअसल एक बदलाव की हवा है, यह दरअसल विकल्प खोजने की हवा है। जब इन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं तो जरा इस परिस्थिति में एक बार फिर आकर खड़े हो जाइए। एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ संजय झा, जो दोनों 2010 को याद करते हुए 2025 उसकी कार्बन कॉपी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो बिल्कुल नए वैकल्पिक परिस्थितियों को सामने रखकर कह रहे हैं जी नहीं ऐसा हुआ है। अब इन दोनों तीनों भाषाओं के बीच में आप बीजेपी का नाम नहीं सुनेंगे, मोदी अमित शाह का नाम नहीं सुनेंगे, कांग्रेस का नाम नहीं सुनेंगे, किसी दूसरे रीजनल फोर्स का नाम नहीं सुनेंगे। सुन तो लीजिए, तीनों की बात एक साथ सुन लीजिए। ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। तो ये दावे कर रहे हैं, उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। नेताओं की बातों पर मत जाइए,
बिहार के वोटर के उस मिजाज और नजरिए को समझिए जिस राजनीतिक जमीन पर गरीबी और मुफलिसी के बीच बिना किसी इंडस्ट्री के किसान होकर भी मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की परिस्थिति को जीता हुआ बिहार का मजदूर, बिहार का युवा, बिहार की महिलाएं, ये सब कहां पर खड़ी हैं और इनके हाथों में अगर लाभार्थी के तौर पर कुछ थमा दिया जाए और उसके बाद आप कुछ भी कहने लग जाएं, कोई चौसर कोई बिसात बिछाते चले जाएं और मान लें कि दरअसल वोटिंग पैटर्न यही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल 2025 के पहले चरण के जो संकेत खुलकर उभर कर सामने आए, उसका मैसेज बहुत साफ है। जेनजी कौन है? जेनजी वो है जिसका जन्म ही जंगल राज के बाद हुआ है, या फिर होश उसने उसके बाद संभाला है। जेनजी वो है जिसने अपने माता पिताओं से किस्से सुने हैं जंगल राज के। जेनजी वो है जिसने मौजूदा वक्त में इस देश की परिस्थितियों में अपनी विकट परिस्थितियों को बाखूबी देखा है। पेपर लीक होने के बावजूद सड़कों पर लाठियां खाई हैं, हाथों में डिग्रियां लेकर भी रोजगार न मिलने का आक्रोश उसके भीतर है। वो जेनजी है, वो युवा है, उसके पास कोई रास्ता बच नहीं पा रहा है सिवाय पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे को हाथ में उठाकर नारे लगाने के अलावे। और जब वो उठाता है झंडा तो राजनीतिक दल जो दिल्ली से चलते हैं या फिर पैसों के बीच रहते हैं, वो ये मान लेते हैं कि दरअसल हम जैसा कहेंगे, जिस रूप में हाँकेंगे या उसी रूप में हाँकते चले जाएंगे। तो फिर किसी ने यह कल्पना क्यों नहीं की थी कि इस बार के चुनाव में आजादी के बाद के हर चुनाव के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब इसकी परिस्थिति पर आप थोड़ा सा और गौर कीजिए, क्योंकि अगर जेनजी के साथ बेरोजगारी की परिस्थिति को जोड़ दीजिए तो 10% और 5% यानी 15% ऐसा तबका है जो कि युवा है, जेनजी है, बेरोजगार है, मुश्किल हालात में है, लाठियां खा रहा है, कोई रास्ता नहीं बच पा रहा है। और इनके साथ जो प्रवासी मजदूर है जो लगभग 6 से 8% है, यानी 21 से 23% का यह तबका किसके साथ गया? प्रशांत किशोर वैकल्पिक राजनीति के साथ कह रहे हैं यह हमारे साथ है। नीतीश कुमार की राजनीति चूक चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं अब परिवर्तन करना होगा। तो और उन्हें ही जब हाशिए पर ढकेल दिया गया जो बिहार को पटरी पर लेकर आए, तो क्या ऐसे में दिल्ली से आए हुए राजनीतिक दलों को आईना दिखाने के लिए बिहार का वोटर तैयार हो गया? यह एक दूसरी परिस्थिति है। लेकिन इन सब के बीच जेनजी का होना, युवा बेरोजगारों का होना, प्रवासी मजदूरों का होना, महिलाएं जो सबसे बड़ी तादाद में हैं उनका होना, जो कास्ट लाइन के आधार पर वोट पड़ते हैं उनकी मौजूदगी, और जो हिंदू मुस्लिम में बंट जाते हैं उनकी मौजूदगी, इसको अलग अलग हिस्से में बांटे तो जेनजी और बेरोजगार 15%, 6 से 8% तकरीबन प्रवासी मजदूरों का प्रभाव, महिलाओं का प्रभाव तकरीबन 45%, कास्ट लाइन जाति की लाइन पर वोट डालने वाले लगभग 25% और हिंदू मुस्लिम के बीच लकीर खींचकर वोट डालने वाले लगभग 8 से 9%। यह एक परिस्थिति है। लेकिन इन परिस्थिति के भीतर का एक और सच है। वो सच इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा वोट बैंक बनाया तो महिलाओं को बनाया। वो महिलाएं जो लालू यादव के दौर में कम वोट डालती थी, अगर आप 2000 के चुनाव का जिक्र करेंगे तो उस वक्त महिलाओं ने 53% वोट डाले थे और पुरुषों के 70% वोट डाले थे, यानी पुरुषों की तुलना में -17.4% था। लेकिन 2005 में एक झटके में पुरुषों की तादाद कम हो गई थी जब लालू यादव फिर से चुने जाने के लिए मैदान में थे और विकल्प के तौर पर मंडल की राजनीति से निकले या जेपी आंदोलन से निकले या कर्पूरी के शिष्य रहे नीतीश कुमार सामने थे, तो पुरुषों की संख्या जो 70% सन 2000 में वोटिंग परसेंट थी वो घटकर 47 पर आ गई। महिलाएं भी कम हुई थी, वो 53 से 44 पर आ गई थी। लेकिन पुरुष और महिला के बीच का यह अंतर 2.4% पर आ गया था, -2.4% कम महिलाओं ने वोट डाले थे। और ये 2005 का जो परसेंटेज था वो 46-45% था, क्योंकि 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। एक शुरू में जहां पर
6-7 दिनों के लिए नीतीश कुमार बन पाए, बहुमत साबित नहीं कर पाए, गद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद जब दोबारा अक्टूबर में चुनाव हुए थे, उस वक्त 45.85% की वोटिंग हुई थी। वोट परसेंटेज तब भी कम था, लेकिन 2010 में नीतीश कुमार ने महिलाओं को घर से निकाला और 44% से बढ़कर 54% तक महिलाओं को लेकर आए। पुरुष वह भी कुछ बड़े, वो 51% तक आए। 2015 में महिलाओं की तादाद 60.5% तक आ गई और 2020 में भी लगभग 60% तक रही, जो पुरुषों की तुलना में लगभग 5 से 7% के बीच ज्यादा वोट डाले। ये महिलाएं ताकत। अब यहां पर दूसरा बड़ा सवाल है, क्या ये महिलाओं का वोट जो नीतीश कुमार के हक में पड़ा, क्या वो वोट शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ जिन जगहों पर नीतीश कुमार नहीं थे? ये सस्पेंस और ये सवाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा है। और यहीं पर प्रशांत किशोर अपनी मौजूदगी बच्चों की खातिर, मजदूर प्रवासी मजदूरों की खातिर, बेरोजगार छात्रों की खातिर, जो बार बार कहते हैं बच्चों के एस्पेक्ट से समझिए और हमें वोट दीजिए, इन बात का जब जिक्र करते हैं तो यह बात एक झटके में महिलाओं के वोट ट्रांसफर बीजेपी में नहीं, वो कहीं और चले गए। नीतीश कुमार इसको बाखूबी जान समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में नारे तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी भी अब लगाने लग गए कि फैक्ट्री बनेगी गुजरात में और वोट चाहिए बिहार में, यह बात हावी हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी आपको बिहार का नहीं चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, यह भी नहीं चलेगा। और बिहार का वोटर इसको बाखूबी जानता समझता है। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उसी तर्ज पर, उसी तरीके से तेजस्वी भी आगे बढ़े और तेजस्वी के साथ जो भीड़ का समूह चलते चला गया। और कल रात के अंधेरे में जहां लाइट नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता है, वहां मोबाइल के आश्रय रैली हो रही थी और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की सड़क पर रैली। इन दोनों रैलियों को देखिए, तब आप परिवर्तन की एक और परिस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हमारे हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा का 30-30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी खराब होने के कारण भी आप लोगों के बीच हम आए हैं अपनी बहन इशरत परवीन जी के लिए वोट मांगने। और मुझे पूरा भरोसा है प्राणपुर की जनता पर कि इस बार एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबेगा। नौकरी के लिए तैयार हो कि नहीं हो? राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ वीडियो 5 बरिस लूटा है कि नहीं लूटा है? पटना में बच्चों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है कि नहीं चलवाया है? गोह के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 200 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अब बताइए, नीतीश चाचा को रखा जाए कि हटाया जाए? रखा जाए कि हटाया जाए? लेकिन बिहार का चुनाव यहां पर आकर थमता भी नहीं है। रैलियों में भीड़ है, इस आश्रय आप बिहार के जनादेश को अभी से आकलन कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो आकलन आप कर सकते हैं उसकी नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। यह नब्ज बड़ी खासियत के साथ है, क्योंकि बीजेपी राजनीतिक तौर पर बिहार में अपने आप की जीत को चाहती है, क्योंकि इसके आश्रय जो दिल्ली के संकट है उसको सुलझाया जा सके या दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को बचाया जा सके। नीतीश कुमार का समर्थन मायने रखता है, और नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो यह कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसको लेकर बीजेपी में एक घबराहट तो है। और अगर यह समीकरण तेजस्वी और नीतीश कुमार यानी चचा और भतीजे के बीच इस चुनाव प्रक्रिया के बीच में खड़े हो गए और वोट के भीतर ट्रांसफर कहां पर किसका वोट होना इस आश्रय चलने लग गए, तो एक मैसेज तो बहुत साफ है कि 14 तारीख के बाद एक नया समीकरण बिहार की राजनीति में किसे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
लेकिन यहां से एक दूसरी परिस्थिति भी उभरती है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर इतने बड़े व्यापक वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी अगर मौजूदा वक्त में एनडीए जीत जाती है, बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाती है, तो जो संदेश, जिस नब्ज को पकड़कर राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं, पहले 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, इन तीनों से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और अब बिहार, खुले तौर पर राहुल गांधी इसे कहने से हिचक नहीं रहे हैं। यानी एक तरफ इस देश के चुनाव आयोग की साख जो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से जुड़ी हुई है, गृह मंत्रालय के पूरे सक्रियता के बीच आकर खड़ी है, और दूसरी परिस्थिति चुनावी हार के बाद बीजेपी का वह संकट जो दिल्ली तक में न सिर्फ सतह पर आ जाएगा बल्कि बहुमत कैसे जुटाएं दिल्ली के भीतर, क्योंकि इसके बाद चंद्रबाबू नायडू तक भी तो यह आवाज पहुंचेगी जहां पर एसआईआर होना है, और आंध्र प्रदेश से सटे हुए तमिलनाडु के भीतर भी तो एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, और एसआईआर के खिलाफ 44 पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर स्टालिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू भी विरोध कर चुके हैं, लेकिन सबकी नजरें बिहार के चुनाव परिणाम पर आकर टिक गई है। इसीलिए जीत और हार दोनों परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीति, उसकी साख दांव पर है। उनका बहुमत संकट के बीच बिहार के जनादेश से तय होने वाला है, और 14 तारीख को जिस नए समीकरण की खोज बिहार का वोटर भी अब कर रहा है और उसने अपने वोटिंग परसेंटेज से यह बता दिया है, तो फिर इसका मैसेज यह भी है कि जो खास तौर पर 7-8% बिहार के भीतर प्रवासी मजदूर है, वह तो देश के उन राज्यों में कहीं ज्यादा जाता है जहां पर बीजेपी की सत्ता है, और उन जगहों पर वो जब काम करता है तो उसे बाखूबी महसूस होता है, और उसमें अल्टीमेट तो गुजरात है जो बीजेपी की प्रयोगशाला है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का घर भी है और उनकी राजनीतिक जमीन भी है। वहां वो सूरत से निकलता है तो वो संकट समझ गया कि संकट के आश्रय बीजेपी इस देश में सत्ता संभाले हुए है, और क्या गुजरात की तर्ज पर वो बिहार को भी खड़ा करना चाहती है। कोई तो ट्रेनिंग होगी, और इन सब के बीच राहुल गांधी इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के बीच ये बताने से कतरा नहीं रहे हैं कि दरअसल बिहार इन लोगों ने मैनेज किया हुआ है। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया, और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा। यानी एक बात तो साफ है, सब कुछ इस चुनाव में सामान्य नहीं है, जनादेश भी सामान्य नहीं होगा। 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद नए बनते समीकरण भी सामान्य नहीं होंगे। उसका दिल्ली तक असर भी जो पड़ेगा वो सामान्य नहीं होगा। वो सामान्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिहार का चुनाव चाहे अनचाहे उस लोकतंत्र से जाकर जुड़ गया है जिस लोकतंत्र के ऊपर इस देश में किसी की साख है तो वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट है। यानी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बिहार के जनादेश से जुड़ ही जा रहे हैं, और मोदी शाह की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उनकी अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, उस पर भी सवाल है। यानी राजनीतिक तौर पर बिहार का चुनाव उस मोड़ पर जाकर इस देश को खड़ा कर रहा है जहां पर बिहार या तो बदलाव या बदलाव के साथ विकल्प या समीकरणों का बदलाव और उसके साथ विचारधारा को समझने की कोशिश, इन सारी परिस्थितियों के दायरे में कौन खड़ा है।
जाहिर है पहले चरण के वोटिंग स्टाइल ने यह दिखला दिया कि मुश्किल परिस्थितियां बीजेपी के सामने है। मुश्किल परिस्थिति उस पॉलिटिक्स की है जो पॉलिटिक्स पहले से तय कर लेती है कि किसे किस रूप में चुनाव जीतना है, कैसे लड़ना है, कौन सीएम होगा, कौन नहीं होगा, किसको आगे बढ़ाएंगे, किसको खत्म करेंगे, किसको खरीद लिया जाएगा, किसकी सरकार गिराई जाएगी, किसकी पार्टी तोड़ी जाएगी, किसको साथ लिया जाएगा। सब कुछ तय तो 14 के बाद होना है, एक बार फिर है, जो इस देश के आधे दर्जन राज्यों में हो चुका है, जो पहले हुआ है। यह सब कुछ आपको 14 तारीख के बाद नजर आएगा। लेकिन यह परिस्थिति ना बने, इसीलिए तो चचा भतीजा वोट ट्रांसफर कैसे किस रूप में हुआ और अब दूसरे चरण में होगा, यह परिस्थिति सीधे सीधे दिल्ली को चुनौती दे रही है और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को चिता रही है। इसके बाद आपके सामने संकट बहुमत का आने वाला है, क्योंकि आप 240 सीटों के साथ दिल्ली में बैठे हैं और राजनीतिक तौर पर बिहार में अगर हार मिलती है तो आप दिल्ली में उसका असर देखेंगे, और अगर जीत मिलती है तो फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए बात राष्ट्रीय स्तर पर जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर कोई भी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी नेता हो, सबको ही आपको सड़क पर आते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण या कहें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शायद 2025 का ये बिहार का चुनाव ही है, जिसने आजादी के बाद के तमाम रिकॉर्ड अपने वोटिंग के जरिए तोड़ डाले और नई परिस्थितियों में भारत के भीतर संवैधानिक संस्थानों को पटरी पर लाया जाए या एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में हो ही जाए, इस दिशा में यह बिहार का चुनाव जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।